नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं मनीष जी, जिनके साथ हम बात करेंगे टर्की की। आजकल टर्की के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, इंडाइजेशन सी चल रही है बिकॉज़ ऑफ वेरियस डिफरेंट रीज़न्स। पहला है कि साहब हमारे जो वेपन्स उधर पे जा रहे हैं उससे अब थोड़ा-सा दर्द होना शुरू हो रहा है एंड दूसरा अर्दोआन का खुद की जो कुर्सी है ऐसे-ऐसे करके अभी हिलनी शुरू हो गई है। तो क्या हुआ है? लेट्स फाइंड आउट। पहले तो नमस्कार जी, वेलकम टू द शो सर। नमस्कार आजी जी, धन्यवाद। आपने तुर्की के गहराते हुए राजनीतिक संकट के ऊपर आमंत्रित अवसर दिया बोलने के लिए। थैंक यू सर। सर ये बताइए पहले मैं ज़रा ये जो इनका मीडिया पे काफ़ी इनका अभी ज़ोर-ज़माना चल रहा है, भारत के अगेंस्ट में बड़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं लोग कि भारत को यहाँ पर हथियार नहीं देने चाहिए, भारत साइप्रस को हेल्प कर रहा है, भारत ग्रीस को हेल्प कर रहा है, यहाँ पर अगर ब्रह्मोस आ गई तो पंगे हो जाएँगे, ये वो। काफ़ी कुछ इनका इनका मीडिया के अंदर और इनके स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट में देख रहा था, काफ़ी लोगों ने बड़े-बड़े आर्टिकल लिखे हैं वहाँ पर। लोगों ने ग्रीक टाइम्स के अंदर वहाँ पर आर्टिकल लिखे हैं, ग्रीक टाइम्स दूसरी तरफ से आर्टिकल लिख रही है। ग्रीस के न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे चारों तरफ इनका रेफरेंस है और अभी रिसेंटली जो सिप्रिक प्राइम मिनिस्टर थे सिप्रिक प्रेसिडेंट थे, वो भी भारत में अभी मोदी जी से मिलके गए हैं। वहाँ पर भी डिफेंस और इन चीज़ों के बारे में बात हुई, दैट ट्रिगर्ड टर्की लाइक नथिंग ऑन द प्लैनेट। तीसरा इसका एक लूप जो है वो अलेक्जेंड्रोपोली जो पोर्ट है, जिसको अभी बात चल रही है अडानी के साथ में और वो उसकी लोकेशन देखेंगे वो तो एकदम टर्की के साथ में है। जी। वहाँ से फिर वो जो बाल्कन्स के अंदर जो एक रेलवे लाइन है, वो सब जो यूरोप कर रहा है, वो सब कर ही रहा है। तो आप ये टर्की को अभी सडनली क्या इनको हैप्पी रियलाइज़ेशन हुआ है कि साहब अगर आपने इतने पंगे भारत के आस-पास लिए हैं, तो भारत भी वही काम आपके साथ करेगा। तो इनको क्या समझ नहीं आई थी ये सब पहले कि क्या हुआ है? जी देखिए, भारत के साथ तो इनके जो संबंध हैं वो निरंतर ही साउथ होते जा रहे हैं, मतलब बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी जो तुर्की जो है वो भारत पे जो आरोप लगा रहा है कि वो इस क्षेत्र में, लाइक मेडिटेरियन में, एक आर्म्स रेस को हुँ, प्रमोट कर रहा है भारत। तो उनकी इस पे बहुत बड़ी आपत्ति है और इस पे उन्होंने ईयू और नाटो दोनों पे आपत्ति दर्ज कराई है प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन जी, भारत के साथ जो उनके संबंध हैं, जो इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। उसके पीछे थोड़े हिस्टोरिक हैं, मतलब हमें कुछ वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, उस पे हम जाएँगे। परंतु अभी जो तुर्की को ये लग रहा है कि उनकी जो सामरिक घेराबंदी है, वो भारत कर रहा है। हुँ, क्योंकि देखिए, क्या होता है कि अगर आप आर्म्स प्रोवाइड करते हैं किसी को, देखिए ये जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे ग्रीस हैं, साइप्रस हैं, अर्मेनिया हैं, ये लोग अभी तक, जैसे अर्मेनिया तो रूस पे ज़्यादा निर्भर था। बाकी जो ग्रीस और साइप्रस हैं, वो ईयू के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपने शस्त्रागार और अस्त्र-शस्त्र के हुँ, लिए। हुँ, हुँ, परंतु भारत जो है, जब वो पिच इन करता है और वो इनको हथियार मुहैया कराता है, उससे उनकी सामरिक कैपेबिलिटी बनती है, क्योंकि जो ईयू है, वो उनको कभी भी सामरिक हथियार नहीं देगा, बहुत टैक्टिकल वेपन्स देता है। और हुँ, तुर्की को ये है कि अगर उनका फर्दर क्लैश होगा, क्योंकि इन सारी कंट्रीज़ जो हैं, उनके साथ उनका समुद्री सीमा का या टेरिटोरियल जो है भूमि विवाद, सीमा विवाद है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगी। ये तुर्की को एक बहुत बड़ी आशंका है। और इस समय तुर्की का जो राजनीतिक संकट है इस समय, वो जितना गहराता जा रहा है, तो एक तरह की वहाँ पे असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि पहले भीतर घरेलू जो आग लगी है उसको रोकें, उसको थामें, या जो बाहर बाहर जो उनके विरुद्ध समीकरण बन रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो ये एक पशु-पेश की स्थिति है। सर तुर्की ने अगर मेरे को याद है हाँ, मैंने नोट करके रखा था आपके लिए ये हाँ, टर्की ने बांग्लादेश में ड्रोन की फैक्ट्री की बात करी है इन लोगों ने कि भई हम 1 लाख जी, ड्रोन्स बनाने की बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के साथ ऑप सिंदूर में इन लोगों ने काम करा, जी, ठीक है? वो सब हुआ। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान के जो डी कंपनी है, उसका एक बंदा है सलीम दोला करके। जी, काफ़ी बड़ा वो ड्रग ड्रग किंगपिन है, ये सब कुछ है। उसकी फैमिली को हमने उठाया था मिडल ईस्ट से थोड़े टाइम पहले। जी, वो जाके छुपा हुआ था तुर्की के अंदर एक यूएई का क्या नाम है उसको क्या बोलते हैं? यूएई का आईडी कार्ड लेके वो यूएई के उसमें फेक आईडी कार्ड लेके वहाँ बैठा हुआ था। जी। अब टर्किश इंटेलिजेंस और भारत के बीच में कुछ मीटिंग्स हुई, उसके बाद जाके वहाँ पर टर्किश इंटेलिजेंस ने इसके ऊपर वहाँ पर कार्रवाई करी और 1 हफ्ते में उसको भारत भेज दिया।
जी। वो डिपोर्ट होके भारत में आया। तो ये लोग ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? ये क्या अभी थोड़ा-सा नहीं यार थोड़ा आप ये मत करो, हम आपके साथ काम करेंगे। ये क्या है इनका? ये कुछ मंकी बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए ना थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा कि जी। तुर्की की भी नाराज़गी भारत से क्यों बढ़ी और हुँ, और भारत में भी जो उनके विरुद्ध सबसे पहले जब 2016 में तुर्की में तख्तापलट की कोशिश की गई थी सेना द्वारा, ये जुलाई 2016 में हुआ था। हुँ, तो उस समय जो उस तख्तापलट के लिए ज़िम्मेदार माना गया था, जो तुर्की ने माना था, वो फतुल्लाह गुलेन को माना था। वो एक गुलेन, बहुत हाँ। बड़े वहाँ के धार्मिक नेता हैं, हुँ, स्कॉलर हैं और उनका बड़ा आंदोलन चलता है, गुलेनिस्ट मूवमेंट कहते हैं उसको। वो लोगों में धर्म का प्रचार करना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, समाज सेवा, इस तरह की गतिविधियाँ उनकी रहती हैं। खैर वो अभी 2024 में गुज़र गए। तो 2016 में जब ये तख्तापलट की कोशिश हुई, उसके लिए ज़िम्मेदार गुलेनिस्ट मूवमेंट को माना गया। उसके बाद अगस्त 2016 में तुर्की के जो विदेश मंत्री थे, वो भारत यात्रा पे आए थे। हुँ, मैं अगर उनका नाम मुझे ठीक-ठीक याद है तो मेहवलुत कैवलुसोग्लू नाम था। शायद मैं प्रोनाउंस अगर गलत कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। वो अगस्त 2016 में आए थे और तुर्की ने एक डोज़ियर हैंडओवर किया था भारत को फतुल्लाह गुलेन मूवमेंट के ऊपर पे, क्योंकि हुँ, भारत में गुलेनिस्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा एक अच्छा खासा नेटवर्क है। वो यहाँ पे बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और भारत सरकार से मांग की गई थी कि गुलेनिस्ट मूवमेंट को भारत में प्रतिबंधित किया जाए और उनको चरमपंथ या आतंकवादी संगठन की सूची में डाला जाए। पर भारत सरकार और उनके शैक्षणिक संस्थान जो थे हैं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद में, उनको बंद किया जाए। पर भारत सरकार ने उस डोज़ियर के ऊपर उनको आश्वासन दिया तुर्की को कि हम इस पे जाँच करेंगे। उन्होंने जाँच के बाद पाया, मतलब भारत सरकार ने, कि गुलेनिस्ट मूवमेंट जो है वो भारत में कोई भी अवैध गतिविधियाँ नहीं कर रहा है और उनका जो मूवमेंट है वो बड़ा ही सेकुलर टाइप है, जो ज़्यादा कल्चर और साइड की बात करता है या सूफी इस्लाम की बात करता है, जो कट्टरपंथी नहीं है। तो भारत ने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हुँ, भारत आए। तो तब उस समय तुर्की जो था वो भारत से न्यूक्लियर तकनीक के ऊपर समन्वय चाहता था, सहयोग चाहता था। तो भारत सरकार ने उसके ऊपर भी उनको कोई भी जो वो चाहते थे ऐसा आश्वासन नहीं दिया। तब से जो तुर्की है उन्होंने अपना ये एक नीति बना ली, पॉलिसी बना ली कि वो भारत के विरुद्ध जो है अपना जो भी कर सकते हैं, जो भी संसाधन हैं या जो कूटनीतिक प्रयास हैं वो करेंगे। 2017 से जो है तुर्की ने बड़ा ही एक कट्टरपंथी रुख अपनाया है भारत के प्रति। और देखिए जो अभी आप कह रहे हैं कि जैसे हुआ है, तुर्की ने एक जो भारत में वांछित व्यक्ति को हैंडओवर किया, एमआईटी ने शायद भारत की गुप्तचर एजेंसियों से बात की होगी। उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि जी तुर्की जो है उसके कई सारे ऐसे बिज़नेस इंटरेस्ट भी हैं जो पूरी तरह से भारत में की वजह से बाधित हो रहे थे। तो हो सकता है, अब इस पे तो कयास ही लगा सकते हैं कि कहीं से कोई आश्वासन मिला होगा, तब उन्होंने ये सहयोग दिखाया हो। तो तुर्की जो है इस समय लेकिन मैं देखिए इसको मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि तुर्की ने अपनी नीतिगत विचार बदले हैं। हुँ। भारत विरोधी नीति को वो उसका अनुपालन करते रहेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये थोड़े बहुत जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये आप ये जो गुप्तचर एजेंसियाँ होती हैं, आपसी सहयोग के कारण कर लेती हैं कभी-कभी। हुँ, हुँ। सर इसके अंदर एक और चीज़ है जैसे आपने ये बताया गुलेन का जो फतुल्लाह गुलेन का जो पूरा यहाँ पर मूवमेंट है, गुलेनिस्ट मूवमेंट के बारे में मैं जानता हूँ। अब ये गुलेनिस्ट मूवमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत के अंदर ये टर्की के बारे में बात नहीं करते हैं। जी, नहीं। ठीक है? ये लोग बात करते हैं भैया अपना जो नहीं लड़ाई झगड़े बंद करो, ये जिहादिज़्म बंद करो, ये करो, वो करो। जी, ये थोड़े दिमाग वाले लोग हैं बाय द वे। दे आर अ लिटिल सॉफ्टर दिस थिंग एंड एक्चुअली हमको तो इनको एनकरेज करना चाहिए। पर तो क्या ये तुर्की में ये आतंकवादी संगठन है। तुर्की में आतंकवादी संगठन में भारत में ये लोग उस तरह की बातें नहीं करते। या भारत नहीं। में बोलते हैं नहीं, नहीं हमको जिहाद नहीं करना चाहिए, ये जो टेररिज़्म है ये गलत है और इनके बड़े इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट्स हैं। कई लोग हैं, एक आधा उनका बंदा था जो थोड़ा टेढ़ा था बट आई थिंक ही पास्ड अवे अबाउट 2021 में कोविड के टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। तो ये जो
भारत के अंदर अभी ये गुलेनिस्ट मूवमेंट है। आपको क्या लगता है कि ये कितना इनके अभी आँखों के अंदर ये दिस इज़ अ स्टोन इन देयर आई? क्योंकि मैंने इसकी एक मीटिंग होते हुए देखी है ग्रीस के अंदर भी। जी। तो ये क्या है कुछ देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन द दिस मूवमेंट एंड ग्रीस में जो मूवमेंट है, इसका कुछ कनेक्शन है क्या कहीं पे? जी है, ये एक ही मूवमेंट, अगर आप थोड़ी मुझे अनुमति दें तो प्लीज़, मैं प्लीज़ सर, प्लीज़, इतिहास में जाना चाहूँगा तुर्की प्लीज़, प्लीज़, गणराज्य के। प्लीज़, प्लीज़। देखिए तुर्की आज का जो आधुनिक तुर्की गणराज्य है, मॉडर्न टर्किश रिपब्लिक, वो उसकी आधारशिला जो रखी थी, वो रखी थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। अतातुर्क ने। नई दिल्ली में भी अतातुर्क के नाम पे सड़क है, अतातुर्क मार्ग। तो उन्होंने क्योंकि आपको पता है जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जब खिलाफत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर की पराजय हुई, तो उसके बाद जो ऑटोमन एम्पायर था, खिलाफत उस्मानिया, उसका विघटन हुआ और तुर्की जो था वो टूट गया। तो उस वजह से उसके बाद वहाँ पे एक राष्ट्रवादी आंदोलन चला, जिसकी अगुवाई मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने की और फिर बाद में जाके 2023 में उन्होंने संस्थापना की तुर्की गणराज्य की, जो आज जिसको हम देखते हैं। 2023 में? नहीं, नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, 1923 में। 1922 में और 1923 में। हुँ, हुँ। 1922 में ये विघटन हुआ था और 1923 में संस्थापना की गई जी, आज जी। के आधुनिक तुर्की की। तो उस समय जो उन्होंने आधारशिला रखी तुर्की की, उन्होंने उस लाइन पे रखा एक सेकुलर तुर्की, जिसकी उन्होंने अवधारणा की, सेकुलर तुर्की की और मॉडर्न तुर्की की। हाँ, राष्ट्रवाद को भी उसमें प्रबलता से रखा गया। हुँ, हुँ। वो उनकी उन्होंने संस्थापना की और उसके बाद जो पार्टी अगर अभी के वहाँ के हम राजनीतिक संकट पे भी बात करेंगे तो बाद में सीएचपी का नाम आएगा। जो उनकी पार्टी थी अतातुर्क की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी सीएचपी तुर्की में, उसकी भी यही वो सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी थी। फतुल्ला गुलेन जो हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो क्लोज़ली अलाइन है अतातुर्क के आइडिया के साथ। आज का जो तुर्किया है जिसको वहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगन चला रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं और जिस दिशा में ले जा रहे हैं, वो टोटली एक डिफरेंट पाथ पर है। तो फतुल्ला गुलेन मूवमेंट जो है वो तुर्की को के राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहती है, पर वो कट्टरपंथी इस्लाम की अवधारणा को नकारती है। हुँ। वो आपको पता है तुर्की में एक इस्लाम की जो ब्रांच जो इस समय अपने बड़े ही बुरे समय से गुजर रही है या जो अब एकदम डाइंग सिचुएशन में है, डेथ बेड पे है, वो थी सूफी इस्लाम वाली। ये तुर्की में इनका बहुत प्रभाव रहा है। तो फतुल्ला गुलेन मूवमेंट जो है वो उनको प्रश्रय देती है। तो और ये जो है वो राष्ट्रवाद की, मॉडरेट इस्लाम की ज़्यादा अवधारणा की बात करती हैं। बट दुर्भाग्यवश इस समय के जो तुर्की है, जो राष्ट्रपति एर्दोगन के अगुवाई में है, वो इसको खतरा मानता है तुर्की गणराज्य के लिए और उनको आतंकवादी मानता है। तो तुर्किया में आतंकवादी संगठन किस-किस को माना जाता है? गुलेनिस्ट मूवमेंट को माना जाता है, पीकेके अब्दुल्ला ओचालान को मानता है, हुँ। वाईपीजी को मानता है, वाईपीजे को मानता है। इन लोगों को आतंकवादी संगठन कहता है और आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, आयरनी, हमास वहाँ पे आतंकवादी संगठन की सूची में नहीं है। अभी तो पूरा उन्होंने हमास का हेडक्वार्टर अपने पास रख लिया है। जी, और वहाँ पे कई नेता जो हैं वो इस्तांबुल या अंकारा में रहते हैं और वहाँ पे जो फंड रेज़िंग है अ, हाँ। हमास की, वो हुँ। तुर्की की फाइनेंशियल सिस्टम जो वित्तीय संस्थाएँ हैं वो करती हैं। और आपको पता है इस वजह से तुर्की जो है वो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जा चुका है, टेररिज्म फंडिंग के लिए, और जून 2024 में वो बाहर निकाला गया। तो तुर्की हमास की फंडिंग करने की वजह से एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में जा चुका है। तो इस समय जो है तुर्की, इट्स अ वेरी डिफरेंट कंट्री। ये जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के जो पदचिह्न थे, जो दिशा थी, उसको पूरी तरह से जो है भुला चुके हैं और एक तरह से जो तुर्की है, उसको ये जिस दिशा में ले जा रहे हैं, दोबारा से कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की का विघटन हो जाए। सर मेरे को ये बताइए देखिए मेरा जो आपसे सवाल है अभी उस समय पे जो चीज़ें हमने भी करी थी, भारत के अंदर भी जो चीज़ें हुई थी आपने वो ऑटोमन एम्पायर के वो जो क्या खिलाफत मूवमेंट जो करी थी।
ठीक है, आप तो खड़े हो गए थे कि भाई खिलाफत वापस लेके आओ और ये करो वो करो, और ये सब जो चीजें वहां पर हुई थी, उससे ये जो अतातुर्क वाले जो मूवमेंट हैं, आपको उससे कुछ लगा कि दे डोंट आई मीन जेल वेल विद इंडिया बिकॉज ऑफ दैट? क्योंकि नहीं। व्हाटएवर सेड एंड डन, वो एक सेपरेट, वो एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाह रहे थे, जी। एंड दिस इज गोइंग अता, तो आप जो खिलाफत बोल रहे हो, तो आप तो बोल रहे हो भैया हम दूसरी तरफ चलेंगे। देखिए, जो खिलाफत उस्मानिया जब टूटी, तो क्योंकि ये जो आर्मी में थे, जनरल थे अतातुर्क, इन्होंने ये सोचा कि हमारा विघटन क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक मॉडर्न कंट्री को नहीं बनाया। हम्म। हमने जो है वो वहाँ की क्लर्जी और जो मुल्ला हैं, उनके कहने पे ऐसी नीतियां अपनाई कि देश का और साम्राज्य का विघटन हुआ। तो हम्म। इसीलिए उन्होंने यूरोप में जो मॉडर्न कंट्री स्टेट का कॉन्सेप्ट था, उसको चुना दोबारा से अपने देश का गठन करने के लिए। और देखिए, जो हम लोग उस समय के भारत में जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसको दुर्भाग्य से उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो था भारत में, उसने भी बहुत समर्थन दिया। वो बिल्कुल ही नीतियों के विरुद्ध था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है वो इनको खलीफा को सपोर्ट करता था कि जो ऑटोमन अंपायर है वो एक्स्टैब्लिश होनी चाहिए थी और तुर्की दोबारा से इस्लामिक कंट्री बने। खिलाफत आंदोलन इस बात का समर्थन करता था। तो ये भारत में भी इसका समर्थन किया गया। बताइए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत में भारत इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि एक देश दोबारा से इस्लामिक राष्ट्र बने। और भारत के साथ जो स्थितियां रही हैं, तुर्की के देखिए संबंध जो है मैत्रीपूर्ण रहे हैं, हाँ बहुत गहरे नहीं रहे हैं। उसकी कुछ वजहें हैं, क्योंकि हैदराबाद के जो निजाम थे मीर उस्मान अली खान, उनके घर में जो उनकी पुत्रवधू थी, हाँ शायद पुत्रवधू, वो जो आखिरी खलीफा थे तुर्की के, उनकी बेटी थी। बेटी थी वो। और हैदराबाद में जिस तरह ऑपरेशन पोलो चला और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ के जाना पड़ा, तो वो थोड़ा-सा उनके मन में खटास रही इस प्रति, और थोड़ा वो शुरू से फिर पाकिस्तान के पक्ष में गए। पर इस तरह का शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं था तुर्की का कभी भी। लेकिन आज अगर आप देखें, पिछले 8-10 साल में तुर्की ने बड़ा ही एक डिफरेंट पाथ लिया है। तो बेसिकली ये जो अभी का जो गेम शुरू हुआ है, वो गुलेनिस्ट मूवमेंट की वजह से शुरू हुआ है। देखिए, गुलेनिस्ट मूवमेंट नहीं है। अगर इसमें आप देखें ना, तुर्की के ना कई सारे डायनामिक्स है, इंटरनल डायनामिक। अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं 5-7 प्लीज मिनट में कोशिश करूंगा प्लीज। कि उनको समझाऊं। देखिए, तुर्की में इस समय जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो किस तरह से जो तुर्की है उसको एक आतंकवाद और देश को अलगाव की विभीषिका में झोंक रहे हैं। हम्म। इसमें मैं 3-4 पक्षों को रखना चाहूंगा। सबसे पहला है कि वहां पे जो विपक्षी दल हैं, उनका दमन कैसे हो रहा है। वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, एथनिक माइनॉरिटी भी और रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों, उनका दमन कैसे हो रहा है। इसके अंदर आप ऑल्सो बताइए ना, वो जो यूरोप और एशिया की जो एक वो जो बॉर्डर है, सो कॉल्ड जो जी। इमेजिनरी बॉर्डर टाइप है, उसमें यूरोप वाला जो है वो काफी वेस्टर्न टाइप है, और हाँ, अर्दोआन का जहाँ वो पर ये जो, इस्तांबुल में है जी। हाँ वो जो हुआ वाला जो सपोर्ट आता है, वो ईस्ट से आता है सारा, जी। जहाँ पर ये जिहादी और ये लोग सारे बैठे हुए हैं इस तरफ। जी। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी लाइट डालिएगा सर। जी। जी, जरूर जरूर। और जो तीसरा पक्ष है कि वहां पे जैसे मैं कह रहा था कि वहां पे जो विपक्षी दल हैं, उनका दमन कैसे हो रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनका दमन कैसे हो रहा है, और वहां पे आतंकवाद और चरमपंथ को, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को किस तरह से प्रश्रय दिया जा रहा है और किस तरह से उसको पोषित किया जा रहा है। ये हम्म। सारी चीजें जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। आज के तुर्की को समझने के लिए ये 3 बड़े महत्वपूर्ण डायनामिक्स हैं जिनको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, इस समय अभी जो वहाँ का राजनीतिक संकट है, क्या हुआ कि वहाँ पे जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क हैं, उनकी जो पार्टी सीएचपी है, वो वहाँ का प्रमुख विपक्षी दल है। उसके खिलाफ वहाँ की जो न्यायपालिका है, कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया मई 21 तारीख को, कि उनके जो अध्यक्ष हैं सीएचपी के, उनका नाम है ओज़गुर ओज़लन। उनका जो निर्वाचन हुआ था 2023 में पार्टी के इंटरनल इलेक्शन से, उसको अवैध घोषित किया गया। और वहां पे जो तुर्की की पुलिस थी, उस कोर्ट के निर्णय के बाद सीएचपी का जो मुख्यालय था अंकारा में,
उसके ऊपर एक तरह से हमला करती है ताकि वहां के जो उनके लीडर हैं ओज़गुर ओज़लान को हटाया जाए, रिमूव। और उसके बाद से वहां पे एक तरह का टकराव की स्थिति अभी तक बनी हुई है विपक्षी सीएचपी के बीच में और तुर्की पुलिस के बीच में। और देखिए, ये बड़ा ना इन्होंने संगठित प्रयास किया है अपोजिशन को एक तरह से पूरी तरह से मार्जिनलाइज करने का। इससे पहले इनके साथ तो अभी ये किया, इससे पहले जो इस्तांबुल के मेयर हैं जो बड़ा ही पॉपुलर इमोगलू, वो थे, हाँ, हाँ, इकरम इमागलू इमागलू। जी, जो सीएचपी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे और उसके बाद इस्तांबुल के जो मेयर भी थे उनको 2025 में बर्खास्त किया गया हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के आदेश से, उसके बाद और जेल में उसके डाल दिया। जेल में डाल दिया। उस समय मारमरा जो कारागृह है हुँ, इस्तांबुल में, उसमें वो करीब 1 वर्ष से कैद हैं। करेक्ट। वो भी सीएचपी के थे। अब हुँ, दूसरा जो प्रमुख विपक्षी दल है वो है कुर्दिश पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेसी पार्टी। पहले उसको एचडीपी कहते थे, अब उसको कहते हैं पीपल्स डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी पार्टी, डीईएम पार्टी, जो तीसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल है। उनके साथ स्थिति और भयावह है। वो तो फिर उनको हुँ, उनके जो प्रमुख लीडर हैं सलादीन डेमेट्रास, उनको 2016 से जेल में डाला गया है। और डीएम पार्टी जो कुर्दिश पार्टी है, वो जहां भी लोकल चुनाव जीतती है, जैसे म्युनिसिपैलिटीज के मेयर के, उनको बर्खास्त किया जाता है। और उसके बाद वहां सरकार जो है ट्रस्टी, उनको कहते हैं वो अपनी भाषा में कयूम कयूम अपॉइंट्स कर देती है। और इन लोगों को ये लोग जहां भी इलेक्शन लड़ते हैं वहां पे वहां की म्युनिसिपैलिटीज को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये, और देखिए इसमें क्या है कि सीएचपी और एचडीपी जो है अब वो साथ में आ रहे हैं। हुँ, इद्रोगन की जो पार्टी है, इद्रोगन राष्ट्रपति इद्रोगन और उनकी पार्टी एकेपी के खिलाफ, और साथ ही जो अब्दुल्ला ओचलान हैं, उन्होंने भी राजनीतिक समर्थन जो है इस समय सीएचपी पार्टी को दिया है मौखिक रूप से। हुँ, और देखिए, अब अगर दूसरे पक्ष पे आते हैं कि इस समय वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसका कितना, अल्पसंख्यक मैं कह रहा हूं एथनिक माइनॉरिटी मतलब कुर्द, और रिलीजियस धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस, एंड हाँ, उनका दोहन या उनका दमन कितना हो रहा है। ग्रीक्स के साथ भी तो करते हैं ना सर ये लोग काफ़ी उल्टे काम। हाँ, ग्रीक्स, बट वो क्रिश्चियंस ही होते हैं ना ग्रीक्स, हाँ, उनके ओके साथ तो फेयर करते ही हैं। पॉइंट जी। टेकन। तो जो कुर्दिश हैं, आप देखिए 2025 में इन्होंने पीके के अब्दुल्ला ओचलान ने डिसआर्मामेंट की बात की थी, निशस्त्रीकरण की। और जी, पीकेके ने ये किया भी। आप देखेंगे जो नॉर्थ इराक में सुलेमानिया हाँ, में अपने हमने बात कंदिल भी करी। माउंटेन से हुँ, हुँ, उतर के आए और उन्होंने अपने शस्त्रों को समर्पित किया। उसके बावजूद जो है अ, ये जो हैं राष्ट्रपति इर्दोगन, उन्होंने कुछ भी उसका रेसिप्रोकेट नहीं किया और कुर्दों के हुँ, ऊपर ज़्यादा वो जो है एक तरह का अन्याय बढ़ता ही चला गया। अगर आप देखें आज जो का तुर्की है, उसके कुर्दिस्तान को बाकुर कहते हैं, जो बाकुर। हाँ, साउथ ईस्ट तुर्की में है। और तुर्की में करीब 1 करोड़ 60 लाख मतलब 16 मिलियन कुर्द रहते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। हुँ, और ये यहाँ पे इनका जो पूरे जनसंख्या है उसमें इनका अनुपात 15% का है। उसके बावजूद इन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तुर्की कहता है हमारे यहाँ कोई कुर्द नहीं है, ये लोग तो माउंटेन टर्क्स हैं। आप सोचिए, उनकी कुर्दिश आइडेंटिटी को भी नहीं माना जाता। हुँ, उनकी जो लैंग्वेजेस मतलब उनकी भाषाएं, भाषीय उन पे कितने प्रतिबंध लगाए गए हैं। जब ये राष्ट्रपति बने तो प्रो कुर्दिश चैनल्स को बैन किया गया। एक चैनल था बच्चों का, वो कार्टून को कुर्दिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिखाता, उसको भी बंद कर दिया गया। कुर्दिश जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया। उसके बाद वहां पे जो सिटीज हैं कुर्दिश सिटीज, जैसे दियाबकीर जो कल्चरल कैपिटल मानी जाती है बाकुर की, सिजर जो है, तुर्की आर्मी ने उनको एक तरह से बिसीज करके रखा है। 2000 आज ये लोग बात करते हैं ना, ये बहुत बड़े झंडा बरदार बनते हैं उम्मा के, राष्ट्रपति इद्रोगन। दो 2015 में सिजर सिटी है साउथ ईस्ट तुर्की में, बाकुर की कुर्दिश सिटी है, उसका इन लोगों ने कलेक्टिव पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो की थी। उसको 1 साल तक बिसीज रखा गया। वहां पे लोगों के पास खाने को नहीं था, बिजली पानी काट दी गई। तो इसराइल पे ये लोग आक्षेप लगाते हैं ना कि वो इस तरह के कार्य कर रहा है, तो ये अपने तुर्की में सुन्नी मुस्लिम जो हैं कुर्दिश, उनके साथ क्या कर रहे थे?
तो और दूसरा आप देखें 2020 में अगर हम ईसाई समुदाय की बात करें, जो हागिया सोफिया है उसको कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद में, मॉस्क में। हागिया सोफिया जो है बेजेंटीन इरा का कैथेड्रल था, जो 1537 में बनाया गया, जब इस्लाम की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। ये है। और दूसरा, अगर तुर्की के इस रोल पर आते हैं कि वहां आतंकवाद को कैसे पोषित कर रहा है। देखिए, मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा। ईरान के बाद मध्य पूर्व में, मतलब मिडिल ईस्ट में, अगर कोई चरमपंथ को और आतंकवाद को सबसे ज्यादा पोषण करता है, वो है तुर्की। देखिए, सबसे पहले तो हमास को इन लोगों ने कभी भी एक आतंकवादी संगठन नहीं माना, उनकी वित्तीय सहायता करते हैं, जैसे अभी हमने बात की। दूसरा, अल कायदा को, अल कायदा और उसके एफिलेट अल नुसरा फ्रंट, बाद में हयात तहरीर अल शाम बना, जिसके लीडर आज राष्ट्रपति हैं सीरिया के, अहमद अल शारा। शारा। उन हाँ, उसको हर तरह के संसाधनों से मदद की गई है। और इसके ऊपर अमेरिका ने और नेटो ने इनके ऊपर वो कमेंट भी किए हैं तुर्की पे। और सबसे इंटरेस्टिंग रिलेशन है तुर्की का दाहिश के साथ, आईएसआईएस के साथ। देखिए, आपको पता है 2014-15 में जब वॉर शुरू हुई, तुर्की का गृह युद्ध, जिसमें तब दाहिश आया, शुरू तो वो 11-12 से ही हो गई थी, तब एक जिहादी हाईवे टर्म कॉइन किया गया। वो जिहादी कौन हाईवे क्या था कि लोग जो इंटरनेशनल लोग फाइटर्स आते थे, जो दाहिश को ज्वाइन करते थे, वो इस्तांबुल या आते थे या अंकारा, और फिर तुर्की को क्रॉस करके सीरिया के इदलिब प्रोविंस के थ्रू इनको ज्वाइन करते थे दाहिश को। इसको जिहादी हाईवे कहा गया, जो तुर्की से जाता था। तुर्की ने ऑयल स्मगलिंग को भी बढ़ावा दिया, तो जो ऑयल फील्ड्स दाहिश के कंट्रोल में चली जाती थी, उसको तेल को खरीदना, उसका क्रय, उसका विक्रय, उसका आगे उसको भेजना समुद्र मार्ग से, ये सारा जो है तुर्की करता था। उसके बाद आर्म्स जो प्रोवाइड करना दाहिश को। एक बड़ा केस हुआ था फेमस, अडाना इंसिडेंट कहते हैं, 2014 का, जिसमें जो तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, एमआईटी, वो आर्म्स ट्रांसफर कर रही थी, और बॉर्डर एरिया में उन लॉरीज को पकड़ लिया गया। और ये तुर्की के अथॉरिटीज ने, लोकल अथॉरिटीज ने पकड़ा, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट थी सीएचपी की थी। बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया, राष्ट्रपति इर्दोगन ने वो सरकार उनको बर्खास्त किया। तो ये इस स्तर पर जाके लोगों को आतंकवाद को पोषण करते हैं। तो इस समय का तुर्की जो है वो बड़ा ही अब घातक है, अपने लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए। माफी चाहूंगा अगर कुछ समय ज्यादा ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया है सर। अर्दोआन का भी मेन मोटिव क्या है, उसका करना क्या चाहता है? देखिए, वो लोग बोलते हैं भाई वो ऑटोमन एम्पायर दोबारा रिक्रिएट करना चाहता है, ये सब चीजें करना चाहता है। फैंटास्टिक, आई मीन उसका अपना ड्रीम होगा, एवरीबडी हैज अ राइट टू हिज ओन ड्रीम। बट कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखेंगे, जिस तरह से वो मतलब कोशिश कर रहा है अपनी, ही इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ और एनीबडी एल्स। अभी तक उसका कोई भी ऐसा वो दिखा नहीं है वेयर ही इज बीन सक्सेसफुल एट समथिंग। जी, अब आपने पंगे ले रखे हैं, रशिया से भी पंगे ले रखे हैं, अमेरिका से भी पंगे ले रखे हैं आपने, हर किसी से। जी। तो आपको क्या लगता है सर, इसका आई मीन इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, इनकी जो नीतियां हैं, एक घरेलू तौर पे और एक जो ये व्यापक रीजन क्षेत्र में फॉलो कर रहे हैं, इन पे बात करते हैं। जो घरेलू इनकी नीतियां हैं, वो एक इस्लामिस्ट रेडिकल सोसाइटी बनाने की है, क्योंकि जो इनकी पार्टी है एकेपी, उसके पास जनता को देने के लिए और कुछ नहीं है। यही उनकी पॉलिसी है, यही उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या मैनिफेस्टो है। क्योंकि आपको पता है, ये हेट स्पीच के लिए जब ये मेयर रहे हैं इस्तांबुल के, आपको ज्ञात ही होगा, ये जेल भी जा चुके हैं, प्रेसिडेंट इर्दोगन। तो ये शुरू से जो हैं बड़ी ही कट्टर विचारधारा के रहे हैं राष्ट्रपति इर्दोगन। और इनकी पार्टी जो है, जो इन्होंने खुद बनाई है, वो भी पुरानी जो इस्लामिस्ट मूवमेंट चली है तुर्की में। क्योंकि जो तुर्की जब अतातुर्क ने बनाया, तो तुर्की जो था वो काफी मॉडरेट कंट्री बना, करेक्ट। और काफी हद तक उनकी जो सोसाइटी थी, इट वाज वेरी मच सिमिलर टू अ यूरोपियन सोसाइटी। इस चीज को जो वहां के इस्लामिस्ट थे, चरमपंथी, वो बहुत ही नापसंद करते थे, या उसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। पर सीएचपी और अतातुर्क की लेगेसी इतनी बड़ी थी कि ये वो लोग कभी भी ओवरवेल्म नहीं कर पा रहे थे।
बाद में जो राष्ट्रपति इर्दोगन हैं, इन्होंने पहले स्टार्ट किया करप्शन मूवमेंट से, उसके बाद धीरे-धीरे अपनी मूवमेंट को इस्लामिस्ट बनाया, पर इनकी कोर आइडियोलॉजी भी वही है कि एक रेडिकल इस्लामिस्ट एज़ पर हिम सो कॉल्ड बनाना चाहते हैं। वो ये काफ़ी हद तक जो है आज का अगर आप तुर्की का समाज देखेंगे ना, वो काफ़ी चरमपंथ के आगोश में चला गया है। तो मतलब ये बात थोड़ा पता नहीं कहना ठीक है कि वहाँ पे जो आज नव युवतियां हैं वो बुर्का पहनती हैं, और उनके पहले की जो पीढ़ी की महिलाएं हैं या जैसे उनकी माता या नानी, वो स्कर्ट्स पहनती हैं। हम्म। आप सोचिए मतलब इन्होंने कितना जो है समाज में एक चरमपंथ कट्टरपंथ को बढ़ाया है। ये इनकी पॉलिसी इंटरनली है, इनको लगता है यही करने से मेरी पॉपुलैरिटी जो है हमेशा बनी रहेगी, एंड दैट व्हाट आई हैव टू गिव इट टू द सोसाइटी, और कुछ है नहीं। व्यापक रीजन में इन्होंने क्या किया क्या है कि ये एक ऑटोमन अंपायर का जो सपना देखते हैं, खिलाफत उस्मानिया का, क्योंकि तुर्की के जो बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तुर्की का राष्ट्रवाद ये है कि जो मिडल ईस्ट है वो हमारी संपत्ति है, हमारी बपौती है, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है वो इनके विलायत था, इनका प्रोविंस था। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्काई पिकॉर्ड ऑर्डर में ये नई कंट्रीज बनी हैं ज्यादातर, जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, ये सारी। ये सोचते हैं कि हम भले ही उसको टेरिटोरियल कैप्चर ना कर पाए, परंतु हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस और हमारा जो एक इन्फ्लुएंस है उस रीजन में सबसे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वी आर द लेजिटिमेट सक्सेसर ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये जो सोच है ना जी, यही इनको फोर्स कर रही है टू पंच अबव द वेट, और ये अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। एक तरफ इनका झगड़ा ग्रीस के साथ है, साइप्रस के साथ है, यूरोप को ये लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हमारे पास इतने सारे रिफ्यूजीज पड़े हैं सीरिया के, अगर हम अपने गेट्स खोल देंगे तो यूरोप में बाढ़ आ जाएगी रिफ्यूजीज की। उसके बाद ये रशिया के साथ बैस्फोरस उसमें और स्ट्रेट में भी इनकी लड़ाई है, बाकी जगह भी ये उनके साथ क्लैश करते हैं, और कहीं कहीं ये जो अमेरिका है उसकी नीतियों को भी मिडिल ईस्ट में हार्म करते हैं। तो ये न केवल अब एक समय की बात रह गई है कि तुर्की जो है अपने खिलाफ कई मोर्चों को खोलेगा, और राष्ट्रपति इर्दोगन जो हैं इनकी नीतियों के माध्यम से तुर्की जो है आज नहीं तो कल अपने आप को देखेगा कि वो एक इंटरनल केओस में है, और साथ में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पे जो रही अलगाववाद की आंदोलन रहा है, जिसको कुर्दिश मूवमेंट है, वो दोबारा से प्रबल होगी। बिकॉज देखिए सर, ये आई मीन I'm मेरे को तो अच्छा है भैया, इनको अगर कचरे के डिब्बे में बैठना है, perfectly fine with me and I'll be the happiest person कि भाई ये खुद को ही अपने डब्बे में डाल रहे हैं तो हम क्यों रोकें इनको, जाओ जाओ जल्दी जाओ, हम स्नैक्स जी। चाय समोसा आपको हम भेजेंगे, आपको अगर कचरे में जाना ही है तो आप जाओ जल्दी से, चाय समोसा हम भेजेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, we'll figure it out. But the main point that I'm wanting to find here is टर्की का जो जियोपॉलिटिकल आप देखिए, उसकी इकोनॉमी डब्बे के अंदर है, ही डजंट हैव एनी। बाय द वे, मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो बड़ा एक फाइटर एयरक्राफ्ट बोलते हैं ना, कान 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 कान, हाँ हाँ वो कान बनाने के लिए उसको यूएस कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए। बाय द वे, जी। ही अपना फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए उसको यूएस कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए, ठीक है, बिकॉज पहले तो उसके अंदर जो इंजन है, ठीक है, वो तो अमेरिकन इंजन है। अब कहता है भैया अमेरिकन नहीं चाहिए, मैं अपने आप बना लूंगा, फैंटास्टिक। वो जो अपने आप बना रहा है वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से ही है, तो उसको यूएस कांग्रेस से वहां अप्रूवल चाहिए। इसकी जो एवियोनिक्स है उस जहाज की, वो ब्रिटिश और जर्मनी से उसने ली है, उसको भी जर्मन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ भी इनको अप्रूवल चाहिए। पंगे इसने अमेरिका से भी ले रखे हैं। खड़ा जाके रशिया के साथ होता है, और वो समय हम भूल कैसे सकते हैं जब रशिया ने पुतिन से मिलने गया था, पुतिन ने इसको 4 घंटे बाहर खड़ा रखा था, अर्दोआन को। 4-5 hours he was waiting outside his office. Everybody is putting him into task. इसके पास एक कार्ड है सर, एंड ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है, इसके पास एक कार्ड है इस्लामिज्म का, जिसको ये यूज कर रहा है। आज की अगर आप सिचुएशन देखें, ये अपने आप को लेजिटिमाइज कर रहा है किसके साथ? सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ। कुछ एक वो जो इस्लामिक नेटो बार बार हर 2 महीने में खड़ा हो जाता है।
इन साहब की पॉलिसी अब आपको कहाँ दिखती है, और इसके अंदर जो इंटरनली इसके ऊपर अभी प्रेशर आएगा, इसको जरा थोड़ा-सा एक कॉन्टेक्स्ट में डालिए सर। जी, देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इस्लामिस्ट कार्ड को यूज़ करते हैं, बट इट हैज़ बीन ओवर यूज्ड। इ इसका बहुत ज़्यादा इन्होंने लाभांश ले लिया है। हुँ, अब क्या है कि और ये जो बात कर रहे हैं एक सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो बनाने की। देखिए, इसमें मैं कई साक्षात्कार दे चुका हूँ। इस्लामिक नेटो का जो कॉन्सेप्ट है, अभी रिसेंट मैंने नेशनल इंटरेस्ट को दिया था, ये पूरी तरह से फ्लॉड है। ये कभी भी परवान नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। उस पे हम थोड़ी अगर चर्चा ज़्यादा करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। और जो सऊदी के साथ ये अपनी एक वो बनाना चाहते हैं गठबंधन, वो भी सिरे नहीं चढ़ेगा क्योंकि इन लोगों का तो मेन ये एक दूसरे के परस्पर्धी हैं। क्योंकि सऊदी कहता है कि वो सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है और तुर्की भी यही महत्वाकांक्षा पालता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जाके इनका वैचारिक जो है वो मतभेद तो होना ही है और वैचारिक टकराव भी होगा। तो जो इस समय तुर्की है वो अपने आप को इस तरह के एक मकड़ जाल में फंसाता जा रहा है, जिसमें ना ये लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं फंसेंगे क्योंकि ये अगर आप देखिए तो ये मित्र नहीं बना रहे, ये ज्यादा शत्रु बनाते जा रहे हैं। मित्र के नाम पे इस समय तुर्की का अगर कहें गहरा मित्र कौन है? पाकिस्तान। अगर मान लीजिए पाकिस्तान ठीक है, ओनली न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन है, पर उसका मध्य पूर्व में भूमिका क्या है पाकिस्तान की? कुछ नहीं। अगर तुर्की ये फंसता है कहीं पर, तो पाकिस्तान उनकी क्या मदद कर सकता है क्षेत्रीय स्तर पे? आज तुर्की का ऐसा कौन सा नेबर है जो तुर्की के साथ उनके बहुत ही मधुर संबंध हैं? अगर आप बात करें सीरिया में इन्होंने अपनी एक कठपुतली को बैठा रखा है, अहमद अल शारा को, और उनके जो सीरिया तुर्की का बॉर्डर है वहां पे कुर्दिश फोर्सेस पे इन्होंने लगातार ये कई सालों से हमले हुँ, कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक तरह की वैमनस्यता बनी हुई है। कुर्द अपने टाइम का वेट कर रहे हैं कि हमें जब मौका मिलेगा तो हम, वो लोग अब्दुल्ला ओचलान के अभी जो निशस्त्रीकरण का कॉल था उसकी वेट कर रहे थे। अगर वो परवान नहीं चढ़ा तो दोबारा से आप देखेंगे सीरिया तुर्की बॉर्डर पे क्या होगा। दूसरी तरफ कुर्दिस्तान, मतलब जो नॉर्दर्न इराक है, उसका बॉर्डर लगता है, वहां पे ये लोग ड्रोन हमले करते रहते हैं। वहां पे कंदिल माउंटेन्स पे और बाकी जगह पे जहां पे पीकेके की पोजीशंस है, वहां पे ये हमला करते रहते हैं। तो वहां पे जो कुर्दिस्तान गवर्नमेंट है उनके साथ इनके क्षेत्रीय और उनकी संघ प्रभुता के ऊपर खतरा हमेशा तुर्की बना रहता है। दूसरी एक तरफ ये अर्मेनिया है, अर्मेनिया तो इनके साथ 1915 में जब अर्मेनियन जिनोसाइड हुआ था वो तब से अपनी वो लेकर बैठे हैं। तो इस समय से इन्होंने अपने को क्षेत्रीय स्तर पे आइसोलेट किया है। तुर्की इस्लामिक कार्ड खेलता है, पर ये ऐसा कार्ड नहीं है जो उसको एकमात्र एक छत्र राज दे देगा, क्योंकि इसमें और भी बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो तुर्की के लिए इस समय जो है आने वाली समय में सामरिक समीकरण बहुत ही घातक हैं। देखिए सर, वो मेरे को बढ़िया है, समझ में आ गया, बट इसके पास ऑप्शन क्या है अभी? ये ऑप्शन देखिए, छोड़ेगा, अगर जी, अगर ये अपनी पावर छोड़ता है, इसको तो मार देंगे वहाँ पर लोग। देखिए करेक्ट मी इफ आई मैंने एम ना रॉन्ग। 2025 में जब अब्दुल्ला ओचलान थे, उनका जब ये आया, जब उन्होंने अभी वो किया, अपने पीके को कहा कि आप निशस्त्रीकरण करिए, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि पीके डिसआर्मामेंट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर तुर्की है। अगर तुर्की सही में अपना भला करना चाहता है, पर ये करेंगे नहीं राष्ट्रपति एर्दोगन, क्योंकि इनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो कुर्दिश जो हैं उनके प्रति वैमनस्यता पे टिकी हुई है, एक कोर पिलर है। अगर ये शांति का प्रयास शुद्ध मन से करते कुर्दों के साथ और उनको मुख्य धारा में लाते तुर्की के, ये तुर्की के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक कदम होता, इंटरनल उनमें बड़ी हारमनी होती और धीरे धीरे इसी इस शांति वार्ता का प्रभाव पड़ता, उनके संबंध कुर्दिस्तान नॉर्दर्न इराक से भी अच्छे होते, वहीं सीरिया में भी उनके संबंध अच्छे होते। एक ये प्रयास कर सकते हैं अगर ये इससे निकलना चाहते हैं। दूसरा ये क्या कर सकते हैं कि वहां पे जो फैलती, देखिए आप इंटरनली अगर अपनी समाज को में इस्लामिज्म फैलाना चाहते हैं, आप करते रहिए, पर क्षेत्रीय स्तर पर जो है आतंकवाद को पोषित मत करिए। इससे जो है आपके खिलाफ वैमनस्यता फैल रही है, आपके खिलाफ गुस्सा फैल रहा है क्षेत्र में, वो आप मत करिए।
और अगर तीसरा ये कुछ करना चाहते हैं तो ये इस समय इज़राइल के साथ भी पूर्णतः रूप से टकराव की स्थिति में आ गए हैं। तो इनको अपने कदम पीछे खींचने चाहिए, क्योंकि अगर वो इज़राइल के साथ टकराव की स्थिति में आते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में, होने खास वाला है। तौर पे सीरिया के अंदर इज़राइल और तुर्की जो हैं आपस में भिड़ेंगे। ये इनके लिए जो है वो 100%। प्राण घातक कदम होगा। हुँ, ये 3 100% काम सर। अगर ये करें तो इससे इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है। 100% उसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट अगर आप देखेंगे इसको, जिस तरह से ये लोग जिस तरह से इज़राइल के साथ ये इनके जो रिलेशंस अभी खराब हो रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग। मेरा तो ये भी कहना है सर कि कहीं न कहीं ये जो नेटो को नीचे करने की बात ट्रम्प करता रहता है, इट इज़ बेसिकली अबाउट दैट कि भई जी। अगर नेटो को थोड़ा हल्का करोगे, टर्की के ऊपर से नेटो का वो हटेगा, तब टर्की को आप जाके ठोक सकते हो। हाँ, ठीक है? देन देखिए इज़राइल कैन ठोको टर्की। नहीं तो अगर क्या होगा, अगर इज़राइल ठोकेगा टर्की को, तो नेटो वाला बात आ जाता है बीच में। आर्टिकल 5 आ जाता है, जी, उसका जी, उल्लंघन होता है। जी। देखिए वो है, और देखिए नेटो का भविष्य तो खुद अधर में है, उसका क्या होगा भविष्य में भगवान जाने। इसी इसी तुर्की वजह से ना सर, जी, हाँ। इसी वजह से ना। तुर्की जैसे देश जो हैं वो नेटो के एक छाया में रह के जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं नेटो का, हाँ बिल्कुल। एक ये भी रीजन है कि नेटो को विघटन होगा, क्योंकि अगर कोई नेटो अलाई सीधा सीधा इसराइल के साथ भिड़ता है तो ये अमेरिका के लिए आप सोचिए उनके लिए क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए तुर्की अगर अपने घरेलू मुद्दों को ठीक करना चाहता है, अपनी क्षेत्रीय शत्रुता को कम करना चाहता है, तो 3 काम करे, कुर्दों के साथ शांति वार्ता करे शुद्ध मन से, जो आतंकवाद का चरमपंथ का पोषण बंद करे, और इज़राइल के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं कर सकते तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार मत करिए। ये वही है ना। और जी, पाकिस्तान से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ रहा है शायद ज़्यादा। बेवकूफ़ी का। इसीलिए आदमी को अपने साथ कंपनी का बड़ा ध्यान देना चाहिए, उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है आप पे। हाँ, बेवकूफ़ी का, वो बेवकूफ़ी वायरस इज़ गॉन इनसाइड। सर थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड रहा, जहाँ पर हमने एक बड़े डिफरेंट रीजन के बारे में बात करी है। यू नो अरदोग़ान इज़ क्वाइट अ पेन इन इंडिया, उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है भारत के अंदर। जी, एंड टर्की के बारे में भी काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है भारत के अंदर, तो इसके ऊपर ऑफ कोर्स हमको नज़र रखनी पड़ेगी। एक अ, लास्ट में छोटी-सी चीज़ पूछूँगा सर आपसे, आप भी अपना ऐड कर लीजिएगा। डू यू जी। थिंक इसका गिरने का टाइम आ चुका है? विल दे बी एबल टू डिसलॉज हिम? देखिए बिल्कुल, 2028 में वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, हुँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कर नहीं पाए हैं। वो वाले चुनाव जो हैं बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए। पर मैं आप लोगों से एक विनती और करूँगा कि देखिए, शत्रुता व्यवहार या हमारे में भारत में अगर हमारी मनस्थिति में जो राष्ट्रपति एर्दोगन है वो शत्रु हैं, तुर्की शत्रु नहीं है। तुर्की के साथ अगर आप देखें, हमारे और उनके संबंध अगर पिछले 7 दशक के देखें, वो बहुत शत्रुतापूर्ण नहीं रहे हैं। नई दिल्ली में आज भी अतातुर्क मार्ग है। बट अगर ये रेडिकलाइज़ेशन बढ़ रहा है और जो पाकिस्तानियत बढ़ रही है, और आप अगर उनका उनका जो ऑनलाइन देखिए, जिस तरह जी। से वो बात करनी शुरू हो गए वहाँ के लोग, एंड जेन ज़ी स्पेशली, इट्स वेरी एंटी नॉर्मल नॉर्मल दिस थिंग। तो उसका देखिए जवाब वही है ना सर। देखिए, हाँ, तुर्की के जो समाज है उसमें बिल्कुल बहुत सारी विसंगतियाँ आई हैं, जैसे चरमपंथ बढ़ा है। परंतु ये ऐसा नहीं है कि इसने बहुत गहरी जड़ें पकड़ ली हों। धीरे-धीरे जैसे सीएचपी पार्टी जो है वो उसका इस समय जनाधार बढ़ता जा रहा है। साथ में जो कुर्दिश पार्टी है, जो 3rd बिगेस्ट पार्टी है तुर्की में, वो अगर ये दोनों पार्टियाँ, ये बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। जो लोग तुर्की की राजनीति को देखते हैं, सीएचपी और डीईएम पार्टी, ये दोनों आपस में बड़े वैचारिक शत्रु थे। क्योंकि कुर्दिश पार्टियां जो हैं वो कुर्दिस्तान की बात करती थी, और सीएचपी अखंड मतलब अखंड तुर्की की बात करते थे। अगर ये दोनों साथ मिलके एक समाज का गठन करते हैं, या एक समाज को दिशा देंगे, वो समाज जो राष्ट्रपति एर्दोगन का जो गलत प्रभाव पड़ा है उस समाज पे, इट कैन बी टर्न बैक। ये हो सकता है। इसीलिए देखिए, किसी समाज से शत्रुता मत करिए। एक सरकार से या एक नेता से शत्रुता की जा सकती है।
मेरे को जैसे ये जिहादियों का क्योंकि देखिए हुआ जी, सर। अगर मैं अपनी बात करूँ, माफ़ी चाहूँगा। जैसे अभी मैंने एक लेख लिखा है राष्ट्रपति एर्दोगन की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए। वो वहाँ के तुर्की की जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, उनके जो ऑफ चैनल वेबसाइट्स हैं, वो ज़्यादा प्रकाशित करती हैं। तो उनको हमसे कोई शत्रुता नहीं है। इसी तरह हम पूरे तुर्की से हम भी नफ़रत नहीं करते, भारत भी नहीं करता। हाँ, इस समय की जो सरकार है, उनका जो नीतियाँ हैं, हम उसके विरोधी हैं। मेरे को तो वही लगता है सर, अगर ये जिहादी पने में चलते रहेंगे तो फिर तो विरोधी बनना ही पड़ेगा, देन वील हैव टू। ठीक है, जो उल्टे काम करने हैं उस रीजन के अंदर वो तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई सारा वो बोलते हैं ना सॉल्यूशन नहीं होता। ये एक बारी वो वायरस घुस जाता है, ये जैसे पाकिस्तानियत और जिहादी पने के जो वायरस है, आई डोंट नो हाउ इजी इज इट टू क्योर, बिकॉज़ हाँ, आई अंडरस्टैंड वहाँ का जो पॉपुलेशन है, दे आर बिट मोर मॉडर्न माइंडेड। स्पेशली आप इस्तांबुल में जाओ तो वहाँ पर थोड़ा-सा हाँ, दे डोंट लाइक द जिहादिज़्म जो बढ़ रहा है वहाँ पर। उनको पसंद नहीं है। बट लेट्स होप दैट इट डज़न्ट स्प्रेड लाइक अ वायरस, क्योंकि और बहुत देखिए, अगर माफ़ी चाहूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं, बस 1 मिनट। जी, जी, जी। इनका भी ना जनाधार बहुत ज़्यादा नहीं है, वो खिसक रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये ना अब मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। 2010 में किया, 2017 में किया, और ये एक इकोसिस्टम बना रहे हैं कि विदाउट जनाधार भी ये किस तरह से सत्ता में रह सकते हैं। अगर ये पूरा तरह से रिप्लेस हो सकता है, तो तुर्की की सोसाइटी में डीप क्लीनिंग हो सकती है, चरमपंथ को हुँ। हटाया जा सकता है। लेट्स होप सो सर। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट ज़ोन में आता है, और जिस तरह से मोदी जी ने भी यहाँ पर अभी बड़ा इंटरेस्ट से यहाँ पर रिलेशंस बढ़ाए हैं। रिसेंटली जैसे जो सिप्रिक का प्रेसिडेंट है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले ऑडियंस को भी बताया था, वो भी यहाँ पर हैं। डिफेंस डील्स की बात चल रही है, आईएमएफ की बात चल रही है, देयर इज अ लॉट व्हिच इज देयर। सो इट्स इम्पोर्टेंट किस तरफ टर्की बैठता है विद समथिंग। मैंने अपने आईएमएफ के प्रेजेंटेशन में बोला था, अगर टर्की का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो टर्की विल गेन, एंड ही विल सिट इन दिस साइड ऑन द गुड बॉयज टेबल, अदरवाइज ही इज गोना गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। थैंक यू सर वंस अगेन। आपसे बात करके हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल। धन्यवाद नमस्कार। आदि जी, आपका बड़ा धन्यवाद। आप बहुत अवसर देते हैं अपने विचार प्रस्तुत करने का। थैंक यू।